डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत शारीरिक विकास के बारे में आपसे बात करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि बाकी का विकास, जैसे चाहे वो मानसिक विकास हो, गामक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बौद्धिक हो, संज्ञान हो या खेल आदि का विकास हो, शारीरिक विकास के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी ये देखें कि जो बच्चा, यदि हम देखते हैं कई बार कि अगर बचपन से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है अथवा बीमार रहता है, तो उसका जो सामाजिक डेवलपमेंट है या मानसिक डेवलपमेंट है या बौद्धिक है या गामक जिसे कह सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट है या संवेगात्मक डेवलपमेंट है, आदि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं, जो बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो पहले से ही चिड़चिड़े होते हैं। उनमें काम करने की शक्ति भी थोड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर चाइल्ड जो फिज़िकल रूप से बहुत अच्छे होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उनसे काफ़ी कमज़ोर होती है। और ये बच्चे जो निराश होते हैं, क्रोधित, बेचैन और खिन्न रहते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे खेल में भाग भी नहीं ले पाते हैं और न ही दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। अतः बीमार एवं कमज़ोर बच्चा जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार के ऊपर गुणात्मक और मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार का उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जैसे क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर होता है तो वहाँ पर स्वस्थ मन का निवास भी होता है। यानी हेल्दी माइंड्स रिसाइड इन द हेल्दी बॉडी। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हारा होगा, कमज़ोर होगा, निर्बल होगा, बीमार होगा, तो वह सदैव अपने ही बारे में सोचता है। उसके द्वारा श्रेष्ठ काम करने की आशा हम कर भी नहीं सकते हैं और न तो वह अपना भला करता है और न ही दूसरों को का भला कर सकता है। ऐसे व्यक्ति देश और समाज के लिए भी देखा जाए तो उनके विकास में उनका जो योगदान होता है काफ़ी कम होता है। अब ये जो शारीरिक विकास का प्रारंभ कब होता है? क्योंकि शारीरिक विकास का प्रारंभ ऐसा नहीं है कि हमने जब बच्चों को खाना पीना देना शुरू किया तभी विकास होगा। शारीरिक विकास का जो प्रारंभ है वो कॉन्सेप्शन से यानी गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ हो जाता है। और जन्म की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, जिसमें शैशवावस्था या बाल्यावस्था या युवावस्था या जितनी भी अवस्थाएं होती है, उसमें विभिन्न अवस्थाओं में उनका जो विकास है, उसकी जो गति है, वो भी अलग अलग होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष है उसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और फिर इनकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक विकास रुक जाता है और इस चैप्टर में हम जन्म से लेकर किशोरावस्था के शारीरिक विकास के बारे में आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो शारीरिक विकास का प्रभाव है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से व्यवहार के ऊपर पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है या प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो शारीरिक विकास से यह निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है और किसे नहीं कर सकता है। जैसे यदि बालक का 5 वर्ष का बालक है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है या शारीरिक विकास अच्छा है तो वह विद्यालय में अनुशासित रहकर पढ़ने लिखने में अव्वल रह सकता है, खेल में साथियों की बराबरी कर सकता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उसकी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। खेलकूद की सभी गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता शारीरिक विकास से ही अधिक सहसंबंधित होती है। परंतु यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो बालक न तो खेल में और न ही पढ़ाई में अव्वल रह सकता है और न ही किसी गतिविधि में वो भाग लेने की कोशिश करता है। इसी तरह से यदि हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ता है व्यवहार के ऊपर, बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव पड़ता है। बालक के स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। जैसे बालक स्वयं अपने शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोग बालक के शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से भी बालक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार प्रभावित होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो शारीरिक विकास है उसका व्यवहार के ऊपर भी प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास का अर्थ क्या है। तो शारीरिक विकास का अर्थ होता है कि शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो आंतरिक अंग है चाहे वो बाहरी अंग है, उनके विकास से है। जिसके अंदर जैसे हम बात करें शरीर की जो लंबाई है और शारीरिक अनुपात है, अस्थियों का विकास है, दांतों का विकास है, मांसपेशियों का, आंतरिक अंगों का आदि का जितना भी विकास है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो थॉमसन जो है
उन्होंने शारीरिक संबंध के बारे में जो लिखा है कि बालक के व्यक्तित्व के आंकलन में शारीरिक सौष्ठव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शारीरिक विकास की शुरुआत जो है वो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु यानी जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, की आकृति मात्र एक सुई के नोक के बराबर होती है, वही आकृति 9 महीने की अवस्था पूर्ण होते होते एक जो लंबाई है कम से कम 19 से 20 इंच हो जाती है और वज़न 3 से 3.5 किलोग्राम वज़न हो जाता है और वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वस्थ शिशु बन जाता है। और 20 वर्ष की अवस्था तक आते आते वही नन्हा बालक जो पैदा होते ही 3-3.5 किलो का था, वो बढ़ करके उसकी हाइट बढ़ जाती है, 5 फुट का हो जाता है, 5-5.5 तक पहुंच जाता है और वेट जो है उसका लगभग 40 से 45 किलो के आसपास वेट भी हो जाता है। परंतु ये सब जो होता है वो एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इसमें भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उस अलग अलग अवस्थाओं में विकास अलग अलग प्रकार से होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शारीरिक विकास का जो महत्व है, किन किन में शारीरिक विकास का महत्व होता है। जैसे शारीरिक संरचना का विकास होता है, यानी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि शारीरिक विकास का जो महत्व है कहाँ कहाँ पर उसका महत्व है। तो शारीरिक विकास का जो महत्व है जिसमें शारीरिक संरचना का विकास है, यानी शारीरिक संरचना जो है बालक के बाहरी व्यक्तित्व का आधार होता है। एक लंबा चौड़ा एवं उत्तम शारीरिक सौष्ठव वाला जो बालक होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली दिखता है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां आदि का विकास सम्मिलित है, जिसमें शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। इसी तरह से हम दूसरा जो देखें, नाड़ी संस्थान का जो विकास है, यानी शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है, क्योंकि विकास का जो सिद्धांत है वो है सेफेलोकॉर्डल, यानी सिर से पैर की ओर होता है। यानी सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो सिर का होता है, उसके बाद धीरे धीरे मुंह के बाद गर्दन, पेट और उसके बाद पैर का डेवलपमेंट होता है। तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं और तंत्रिकाओं के विकास में बालक में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, याद रखने आदि की क्षमता का विकास होता है। अतः बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास यहीं पर शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो शारीरिक विकास का जो महत्व इम्पॉर्टेंट है, मांसपेशियों एवं अस्थियों का जो विकास है, वहाँ पर भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों और अस्थियों का विकास भी आता है। अस्थियां जहाँ शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं, वहीं मांसपेशियां शरीर को सुंदर आकार और रचना प्रदान करती हैं। बालक जो हिलना डुलना, उठना बैठना, चलना फिरना, दौड़ना आदि जो क्षमताएं होती है वो मांसपेशियों के परिपक्वता के कारण ही होती हैं। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो विकास है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में के कारण जो होता है स्वभाव और व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन होता है। तो जैसे हमने देखा कि पीयूष ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन निकलता है, यानी ग्रोथ हार्मोन जैसे हम कहते हैं, जो बालक की लंबाई को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में योगदान देता है। इसके अलावा प्यूबर्टी एज जो होती है, यानी किशोरावस्था के एज में जो सेक्स हार्मोन निकलता है, जिससे बालक के सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी यौन अंगों का विकास होता है और उसमें परिपक्वता आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास जो है शारीरिक विकास का, उसमें काफ़ी महत्व होता है। इसके अलावा सामान्य शारीरिक अवस्था का जो विकास है, यानी डेवलपमेंट ऑफ जनरल कंडीशंस, जिसमें हम देख सकते हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे कदापि हम नकार नहीं सकते। सामान्य शारीरिक अवस्था किससे तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करने से है। यदि किसी भी अंग में दोष उत्पन्न होता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, फलतः व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शारीरिक विकास का जो महत्व है, जिसमें शारीरिक संरचना के विकास में इसका महत्व होता है, मांसपेशी अस्थियों के विकास में है, नाड़ी संस्थान के विकास में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास और सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक वृद्धि का जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पर पड़ता है, यानी लेवल जो है क्योंकि शारीरिक वृद्धि चक्र की गति जो होती है सदैव एक जैसी नहीं रहती है, बल्कि कभी इसकी गति मंद हो जाती है और कभी इसकी तीव्र हो जाती है। और इसी प्रकार से शारीरिक वृद्धि चक्र बालक तथा उनकी क्रियाओं को कई रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम देखें
कि जो शारीरिक वृद्धि चक्र के सामान्य प्रभाव इस तरह से हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं पौष की आवश्यकताओं के बारे में हो सकता है, शक्ति स्तर एनर्जी लेवल हो सकता है, समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती है, होमोस्टेसिस को बनाए रखने में इसका प्रभाव पड़ता है, और भी कई सारे हैं जिस पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे शक्ति स्तर है, बालक के शारीरिक विकास की पहली अवस्था विशेषकर शिशु जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जब वृद्धि की गति तीव्र होती है तो बालक के शरीर के आंतरिक अंगों का ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है, जिसके बालक की शक्ति का अधिक अपव्यय होता है। पर अगर हम देखें तो बालक के बाहरी अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, बालक थकान का अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे अत्यधिक नींद आना, पौष्टिक भोजन एवं आराम की ज़रूरत होती है। अतः उसे भरपूर आराम, नींद, पौष्टिक भोजन आदि उपलब्ध कराना चाहिए। अगर इस समय उसको ये सारी चीज़ें नहीं दी जाए तो बालक जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। इसी तरह से हम देखें पौष्टिक की आवश्यकताएं जो होती है, यानी उत्तम शारीरिक वृद्धि और स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में बालक की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, और जब शारीरिक वृद्धि रुकती है तो ऊर्जा और अन्य जैसे पौष्टिक जो आहार है, अगर उसको पूरे नहीं मिलते हैं, उसकी जब मांग बढ़ती है तो उस केस में जो विभिन्न रोग हो जाते हैं, जिसके अंदर से PCM यानी प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत क्वाशियरकोर और मैरास्मस रोग बच्चों के अंदर काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है होमोस्टेसिस बनाए रखने में भी इसका रोल होता है। यह क्षतिपूर्ति संबंधी शारीरिक समायोजन जो बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन की पूर्ति के लिए होते हैं। जब शारीरिक वृद्धि की गति मंद होती है तब शरीर स्वतः ही होमोस्टेसिस बनाए रखता है, परंतु जब शारीरिक वृद्धि की गति तीव्रतम स्थिति में होती है तो शारीरिक होमोस्टेसिस असंतुलित हो जाता है, बिगड़ जाता है। फलतः बालक जो है थकान, चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि का अनुभव करता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि समायोजन संबंधी कठिनाई हो सकती है, अकुशलता हो सकती है, यानी जब बालक की शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है तो उस समय उनमें अकुशलता या कुंवारपन पाया जाता है। नाड़ी तंत्रिकाओं या अपरिपक्व होने से के कारण ही अकुशलता व्याप्त रहती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर शारीरिक क्रियाशीलता नहीं है, शारीरिक विकास सही से नहीं होता है तो उसका प्रभाव उसकी बॉडी पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं वृद्धि चक्र में परिवर्तन, यानी क्योंकि शारीरिक वृद्धि चक्र क्रमिक और लयात्मक होता है, परंतु ये विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है। तो यहाँ से जैसे कई बार देखा है कि मौसम का प्रभाव भी शारीरिक वृद्धि चक्र पर पड़ता है। जुलाई से दिसंबर तक के बालक के समय बालकों के वजन जो है वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। अप्रैल से अगस्त तक बालकों की ऊंचाई भी पर्याप्त वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अगस्त से नवंबर तक का समय जो होता है लंबाई की में भार की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। तो सीजनल भी हो सकता है। ऐसे ही लिंग का भी शारीरिक वृद्धि चक्र प्रभावित होता है। जैसे कुछ निश्चित आयु तक लड़कियों की शारीरिक वृद्धि तेज होती है। 9 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबी और भारी हो जाती है तथा जल्दी ही यौनावस्था को प्राप्त कर लेती है। परंतु इसके बाद लड़कों की जो बढ़वार है 18 वर्ष तक की अवस्था तक होती है और वो देर से यौवनावस्था प्राप्त करते हैं। साथ ही ये भी देखा जाए तो खुशमिजाज बालक जो होते हैं उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास उन बालकों की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है जो संवेगात्मक रूप से घिरे रहते हैं। तो हमने ये देखा कि शारीरिक वृद्धि की जो परिवर्तन है उसका जो वेरिएशन है ग्रोथ साइकिल में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आहार, स्वास्थ्य, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं शारीरिक वृद्धि के नियम क्या हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नियम है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट डेवलपमेंट साइकिल और प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन होता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ रिदमिक डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निश्चित विकास का जो चक्र है, एक नियम जो है वो निश्चित होता है, जिसमें हम देखें कि शारीरिक विकास निश्चित विकास चक्र के नियम के अनुसार होता है। यही कारण कि विभिन्न आयु स्तरों के शारीरिक विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम बात करें गर्भाकालीन अवस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। यही कारण है कि गर्भाधान के समय जो जायगोट है, जो कि मात्र एक पिन की नोक के बराबर होता है, वो 9 महीने की अवस्था पूर्ण करते करते 3 से 3.5 किलो और 50 सेंटीमीटर तक की लंबाई का हो जाता है। और शिशु जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में शारीरिक विकास की जो गति होती है वो काफ़ी तेज होती है, और 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था में विकास की गति 0 से 2 साल के कंपेरिजन में कम हो जाती है,
और प्यूबर्टी में फिर बढ़ जाती है शारीरिक विकास की गति, और 18 वर्ष तक आते आते उसके बाद शारीरिक विकास की गति जो है मंद पड़ जाती है, रुक जाती है। और शारीरिक वृद्धि विकास का जो चक्र है कारण कभी नवजात शिशु, कभी बालक, कभी किशोर, कभी प्रौढ़, तो कभी वृद्ध कहलाता है। अब निश्चित दिशा का भी नियम होता है, यानी बालक का शारीरिक विकास एक निश्चित दिशा में होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक निश्चित दिशा में ही विकसित होते हैं। यदि एक नवजात शिशु का विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा और विकसित होता है। बालक करवट लेने से पहले अपने सिर को घुमाना सीखता है, वह अपनी आंखों को घुमाना सीख जाता है, अपनी माता को पहचान लेता है। सिर के बाद धड़ का विकास होता है, फिर हाथ का, और सबसे बाद पैरों का विकास होता है। यही कारण है कि बालक सबसे अंत में खड़ा होना और चलना सीखता है। विकास का यह क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके अलावा लयात्मक विकास भी होता है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ रिथमिक डेवलपमेंट। यदि नवजात शिशु के शारीरिक विकास का अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि इनका शारीरिक विकास एक लयबद्ध तरीके से होता है। जैसे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में शिशु की बढ़वार और वजन में वृद्धि तीव्र होती है। 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था में जब शिशु वय संधि तक आ जाता है तब तक उसकी गति जो होती है वो थोड़ी मंद हो जाती है। फिर 11 से 15 अवस्था में वापस से तेज होती है और उसके बाद वापस से मंद हो जाती है, और फिर 16 से 18 वर्ष के बाद जो मंद हो गई है। तो ये हम देखते हैं कि जैसे 0 से 2 वर्ष यहाँ पर टेबल दी हुई है, उसमें शारीरिक वृद्धि जो होती है वो तीव्र होती है, फिर मंद हो जाती है 3 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष में वापस तीव्र होती है, और 16 से 18 वर्ष में मंद पड़ जाती है। इसके अलावा जो निश्चित अनुपात का जो नियम है, यानी डेफिनेट प्रपोर्शन है, यदि यहाँ सुंदर युवा व्यक्ति शरीर के अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि सभी अंगों में जो भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे आँख, नाक, होंठ, गला, सिर, ललाट आदि अंगुलियाँ, ये सब एक निश्चित समानुपात है। तभी वह सुंदर, जब समानुपात होता है तभी वह सुंदर लगता है और सौष्ठव वाला भी लगता है। हाथ और पैरों का निश्चित अनुपात होता है। हथेलियों एवं अंगुलियों में भी निश्चित अनुपात दिखाई देता है। चेहरे की आकृति को देखें तो पता चलता है कि होंठ, दांत, कान, ठुड्डी, आँखें, भौहें, ललाट आदि में एक निश्चित अनुपात होता है। तो प्रारंभ में जो सिर की लंबाई उसके समस्त शरीर की लंबाई का 25% होती है, अर्थात 1/4, जबकि परिपक्वावस्था में सिर एवं शरीर की लंबाई का अनुपात जो है 1:8 हो जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी भी इसमें आती है, जिसमें हम बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न गति से, भिन्न भिन्न समय पर होता है। यहाँ तक कि एक ही माता के कोख से जन्मे 2 भाई बहनों का शारीरिक विकास में भी अंतर होता है। यह अंतर केवल लिंग भेद के कारण नहीं होता, बल्कि अनेक कारक है जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एक बच्चा जैसे गोरा भी हो सकता है, दूसरा काला हो सकता है, एक लंबा, पतला, इस तरह से अलग अलग जो एक ही माँ से जन्मे बच्चे भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी इंडिविजुअल वेरिएशंस भी हो सकता है। इसके अलावा सहसंबंध का नियम भी लागू होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, यानी शारीरिक विकास के अंतर्गत न केवल बाहरी या आंतरिक विकासों का विकास होता है, बल्कि इसमें विकास में अन्य क्षेत्रों जैसे मानसिक, बौद्धिक, संज्ञात्मक, खेल, सामाजिक, भाषा आदि के विकास का भी घनिष्ठ रूप रहता है। संबंध जो होता है ये होता है। जैसे हम बात करें, जब बालक का शारीरिक विकास उत्तम रहता है तो उनका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। कमज़ोर और बीमार बालक होता है तो उनका मानसिक विकास और सामाजिक विकास भी बाधित होता है।